गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अपन स्कोप के अंदर किन किन चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, स्कोप का मतलब होता है कि वह संपूर्ण ज्ञान जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स के स्कोप में उन सब चीज़ों को शामिल करेंगे जिनकी स्टडी अपन इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें ली है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक्स की नेचर और इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन। तो इकोनॉमिक्स के जो अपन क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली ये तीन चीज़ें शामिल की जाती है, अर्थात उसकी विषय सामग्री, उसकी प्रकृति और उसकी सीमाएं। इनमें से आज के इस वीडियो में अपन उसके सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय सामग्री का अध्ययन करेंगे और प्रकृति और सीमा को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, मतलब उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि विषय सामग्री का मतलब क्या होता है। विषय सामग्री का मतलब होता है किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब अपना जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सी क्रियाओं का अध्ययन करेगा, तो वह जिन क्रियाओं का अध्ययन करता है वो उसकी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट मैटर। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है। जैसा हमने इसकी परिभाषा के संदर्भ में देखा था कि इसकी विषय सामग्री को लेकर चार प्रकार के मत प्रचलित है और उनमें से सबसे पहला है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत, यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये क्या मानते हैं, क्योंकि जैसा हम मानते हैं कि इसमें जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे वो एडम स्मिथ थे और इनके अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या मानी गई है, धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंदर धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर अब बात आती है कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की, जिसमें मार्शल और उनके फॉलोअर्स थे। अब कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में क्या माना गया है, तो एक तो माना गया है वास्तविक मनुष्य। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हर एक चीज को विभाजित किया था। तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र में जो वास्तविक मनुष्य है उसका अध्ययन ही किया जाता है, इसका मतलब काल्पनिक मनुष्य का अध्ययन नहीं किया जाता। फिर सामाजिक विज्ञान, तो कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र में जो समाज में व्यक्ति रहता है उसका ही अध्ययन करना है। फिर समाज में रहने वाला कौन सा, जो साधारण मनुष्य है, अर्थात जो असाधारण है, जैसे पागल, कंजूस, चोर, इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाना। फिर आर्थिक क्रिया, तो वेलफेयर वाले ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र केवल जहां पर धन से संबंधित क्रिया होती है उनका अध्ययन ही करेगा। और इनके अनुसार अंतिम रूप से अर्थशास्त्र क्या है, भौतिक कल्याण में वृद्धि करने वाला। तो ये कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों का मत था जिनके अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार थी। अब अपन देखते हैं रॉबिन्स का मत। जैसा हम जानते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स ने मानव विज्ञान को माना है, अर्थात कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने लिखा था कि अर्थशास्त्र सामाजिक असामाजिक मनुष्य में भेद नहीं करता, यह संपूर्ण मनुष्य जाति का अध्ययन करता है। इसलिए प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, एक तो मानव विज्ञान के रूप में, दूसरी इन्होंने अर्थशास्त्र की जो सबसे बड़ी विषय सामग्री मानी है वो कौन सी मानी है, चुनाव संबंधी समस्या। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने अध्ययन किया था, हमारी असीमित आवश्यकता है, हमारे सीमित साधन, और इन दोनों के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, चयन या चुनाव। तो यही चयन की समस्या हमारे अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या मानी गई है। किनके अनुसार, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार। अब अपन देखते हैं कि इसके संबंध में, मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या व्यू है, मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं। तो इसमें अपन सैमुअल्सन, बोल्डिंग, लेफ्टविच, इनको शामिल करते हैं। इनके अनुसार, मतलब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री तीन चीजें शामिल करती है, आर्थिक क्रिया, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीति। अब अपन देखते हैं कि ये चीजें क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया, इसमें इन्होंने कहा वे समस्त क्रिया जो किससे संबंधित होती है, धन से, उनको हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। और जिन क्रियाओं का संबंध धन से नहीं होता उनको अपन क्या कहेंगे, अनार्थिक
या गैर आर्थिक क्रियाएं। तो अब आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कितने हैं? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र में हम जो आर्थिक क्रियाएं पढ़ते हैं वो आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। फिर इन आर्थिक क्रियाओं का ऑब्जेक्ट क्या है? तो इन आर्थिक क्रियाओं के 2 ऑब्जेक्ट माने गए हैं। पहला है साधनों का उचित आवंटन, और इस चीज का अध्ययन हम किस में करेंगे? व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? साधनों का फुल यूटिलाइजेशन। तो इस चीज को हम किस में पढ़ेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में दूसरी चीज क्या आती है? आर्थिक प्रणाली, जिसको आप साधारण सी भाषा में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इस आर्थिक प्रणाली को अपन एक्चुअल में कहते क्या? ये आर्थिक प्रणाली होती क्या है? तो आर्थिक प्रणाली क्या है? वह वैधानिक व संस्थागत ढांचा जो एक निश्चित भूभाग के उत्पादन व वितरण की क्रिया को संचालित करते हैं। जैसे ये हमारा एक निश्चित भूभाग भारत है, तो इसकी जो वैधानिक और संस्थागत ढांचा होगा उसको अपन भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आर्थिक प्रणाली एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा होता है जो एक निश्चित भूभाग के समस्त उत्पादन और वितरण संबंधी क्रियाओं को संचालित करते हैं। आर्थिक प्रणाली या अर्थव्यवस्था बेसिकली हम पढ़कर भी आते हैं। जो मुख्य रूप से प्रचलित है वो 3 प्रकार की है: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स इकोनॉमी। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आर्थिक नीति। तो आर्थिक नीति क्या होती है? आर्थिक नीति होती है लक्ष्यों को तय करने, मतलब अपने ऑब्जेक्ट या टारगेट को डिसाइड करने और लक्ष्य को प्राप्त करने के उचित साधन के प्रयोग से संबंधित है। मतलब आप अपना कोई गोल डिसाइड कर रहे हो, एक तो ये चीज, और इस गोल को हाउ टू अचीव, आप उसको अचीव कैसे करोगे, इस चीज के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? इकोनॉमी पॉलिसी। अब ये इकोनॉमी पॉलिसी अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसियां इंक्लूड होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसी इंक्लूड होती है? जैसे राजस्व नीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक योजना, अंतर्राष्ट्रीय तरलता इत्यादि। तो आर्थिक नीति अपने आप में एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी नीतियों का समावेश किया जाता है। तो ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत था जिनके अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीति समावेश किए जाते हैं। थैंक यू।